वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करे। तो जो पहले तो ये बताइएगा, एक कमेटी जो है बनाई गई थी, उससे कोई रिपोर्ट अभी तक मुरतब की है? अगर कोई उसकी तफसीलात हैं तो वो जरा प्लीज शेयर कीजिएगा। और इसके साथ साथ जो आज एक अहम इजलास होने वाला है वज़ीर आला की सदारत में, उसमें क्या क्या अहम फैसले एक्सपेक्ट किए जाएं? थैंक यू वेरी मच। आप दोनों को सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। देखें, ये एक बहुत अलमनाक वाकया था जो कि जुमे की सुबह पेश आया। पहले तो सबसे पहली तो तरजीह थी सिंध हुकूमत की रेस्क्यू ऑपरेशन, जो कि कल मुकम्मल कर लिया गया है। आपका जो सवाल है कि जो पहले दिन मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, उसकी रिपोर्ट, तो उसकी रिपोर्ट के लिए 3 दिन दिए गए थे। आज वो सीएम साहब ने जो इजलास तलब किया है, जिसमें कराची के कमिश्नर लोकल गवर्नमेंट, मिनिस्टर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और डीजी एसबीसीए और बाकी आला हुकाम जो जिम्मेदार हैं इन सब मामलात के, उस मीटिंग में वो रिपोर्ट भी पेश की जाएगी। और जो आज मीटिंग 11 बजे चीफ मिनिस्टर साहब ने तलब की है, वो इसीलिए तलब की गई है कि चलें जी, रेस्क्यू का ऑपरेशन हो गया। अब जो ये 22 फौरी तौर पर खाली कराने वाली इमारतें हैं, इनके मकीनों को कहाँ शिफ्ट कराया जाएगा। सबसे बड़ा मरहला इस वक्त ये है कि इनको कहाँ शिफ्ट कराया जाएगा और इनके लिए रिहैबिलिटेशन प्लान देना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट टेम्परेरी कोई जगह प्रोवाइड करेगी और परमानेंटली इनको कहीं शिफ्ट करना होगा। तो आज इस पे भी फैसला होगा और कि किस तरह से इनको रिहैब किया जाए, क्योंकि अगर रिहैबिलिटेशन प्लान नहीं दिया जाएगा, देखिए मेरा पहले दिन से ये कहना है कि जो इन बिल्डिंग्स में ये एक एक कमरे के पगड़ी वाले या खरीदारी वाले फ्लैटों में लोग रह रहे हैं, वो जाहिर सी बात है वो गरीब लोग हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेन्स हैं। ये जो ज्यादातर बिल्डिंग्स की निशानदेही की गई है, मैं नई बिल्डिंग्स की बात नहीं करी, मैं पुरानी बिल्डिंग्स की बात कर रही हूँ, जिसमें ज्यादातर जो निशानदेही है वो कोई 50 साल पुरानी बिल्डिंग है, कोई 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, और ये मालिकाना हुकूक पर नहीं है, ये पगड़ी सिस्टम पर है। तो पगड़ी तो बहुत छोटे से अमाउंट में 500,000 रुपए में फ्लैट मिल जाता है और ये लोग उसमें रिहाइश पजीर हो जाते हैं। फिर जाहिर सी बात है जो वो मालिक मकान है, जब वो इतने थोड़े से पैसे इनसे ले रहा है तो वो मेंटेनेंस क्यों कराए, वो क्यों देखे कि जी मेरी बिल्डिंग गिरने वाली है। अच्छा, ये मकीन वो घर इसलिए नहीं छोड़ते कि जाहिर सी बात है कि हम फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होगा ना सादिया जी, बिल्कुल फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है, और इसलिए भी नहीं छोड़ते कि जब अगर ये छोड़ेंगे, अगर वो कहता भी है कि मैं मुरम्मत कराऊं, तो वो ये इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि वो तो फिर आगे किसी बिल्डर को बेच देगा, और वो बिल्डर तो इनको फ्लैट बना के नहीं देगा। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा रिहैबिलिटेशन प्लान देना पड़ेगा, जिस पर आज डिस्कशन होगा। और चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं, हम बहुत जल्द इनके रिहैब के लिए सिंध हुकूमत अपना प्लान पेश करेगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बताया है। जो बिल्डिंग को चला रहे होते हैं, उनकी इंतजामिया होती है, वो इस तरह के इकदाम करते हैं, रिहायशी ये करते हैं, लेकिन एसबीसीए क्या कर रहा है? क्योंकि आप देख रही हैं कि एसबीसीए का जो प्राइमरीली काम है वो यही है कि वो बिल्डिंग्स का चेकअप रखे और जो इस तरह की मखदूश इमारतें हैं उनको पहले ही खाली करा लिया जाए, जो अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी हैं। तो आपको लगता है जो नबील कबूल साहब का बयान सामने आया उससे आप इत्तफाक करती हैं? देखिए, हर आदमी की अपनी राय होती है। बिल्कुल एसबीसीए जिम्मेदार है, और एसबीसीए में जो भी काली भेड़े, चाहे वो उसका डीजी क्यों ना हो, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर क्यों ना हो, उसके खिलाफ सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी, क्योंकि इंसानी जान सबसे कीमती है। देखिए, मैं पहले दिन से ये बात कर रही हूँ कि नोटिस लगा के आप आ गए और उसके बाद आप पलट के नहीं गए, तो आपकी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो गई। जहां बहुत सारे लोग बात करते हैं कि एसबीसीए के अफसरान ये बात करते हैं कि जी हम तो बता के आए थे, हम तो नोटिस दे के आए थे, तो देखें जिम्मेदारी एसबीसीए पे ज्यादा बड़ी है।
कि उसको ये अगर पता था, अगर उसके उसमें था कि ये बिल्डिंग मखदूश है और ये गिर सकती है, तो उनको अगर लवाहिकीन वहां के जो है, जो लोग मकीन थे वो नहीं सुन रहे थे, तो उसको अपने डीजी को बताना चाहिए था। अच्छा। और मेरा मानना है कि डीजी को बताना चाहिए था, और डीजी को मिनिस्टर को, देखें बात ये होती है जो पॉलिटिकल फोर्सेस होती है ना, उनको इतने इस तरह के डिसीजन लेने में बहुत मसाइल होते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि जी हमारा तो वोट बैंक खराब होगा अगर लोगों को रोड पर फरमा रही हैं सादिया साहिबा, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं पूछना चाह रही थी, वो ये कि क्या सिंध हुकूमत अब ये भी इरादा रखती है कि आगे जो इस तरह के बिल्डर्स हैं जो चंद हजारों के एवज इस तरह इमारतें फरोख्त करते हैं और ये मखदूश इमारतें जो हैं वो फिर इस्तेमाल कराई जाती हैं, उनके खिलाफ भी कोई जो है वो एक्शन लिया जाएगा सिंध हुकूमत की जानिब से? आज के इजलास में इस हवाले से भी कोई फैसला होगा? जी, आज के इजलास में SBCA की जो कारकर्दगी है कराची में, जिसकी सब लोगों ने शिकायत की, ये नहीं कहा जा सकता, मतलब मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट ने इवन कहा है कि काली भेड़े हैं SBCA में। आज SBCA के मुतालिक चीफ मिनिस्टर साहब के पास जो मीटिंग है उसमें फैसला किया जाएगा। जो बिल्डर्स कराची में इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए बिल्कुल चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो अफसरान SBCA के इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और बिल्कुल नबील कबूल की इस बात से मैं एग्री हूं कि कराची में जो बिल्डर माफिया इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ मैसिव ऑपरेशन की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सादिया साहबा, आपने गुफ्तगू की। जो तर्जुमान सिंध हुकूमत हमें बता रही थी सिंध हुकूमत का जो स्टांस है, लेकिन हमारे साथ काशिफ भी मौजूद हैं और इस वक्त वो ऑन ग्राउंड हमें सारी सूरत हाल से आगाह करें। काशिफ, आप बताइएगा, सादिया साहिबा की गुफ्तगू आपने सुनी है, क्या आपको लगता है कि क्या वाकई ये मामूली सी रकम पर पकड़ियों का मसला है, इंतजामिया का मसला है, या जो लोग वहां रह रहे थे उनका ये कहना है कि उन्होंने लाखों रुपए इसके एवज दिए हैं, वहां रिहाइश के एवज, वो भी अपनी जगह पर सालिम हकीकत मौजूद है? जी मैडम, सादिया ने जो बात की है, एक तो ये कि जो पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत है इसका जो विलिंगनेस है, जो कमिटमेंट है आवाम के साथ, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। ये हमने जज्बा यहाँ रेस्क्यू के दौरान भी देखा। लेकिन बात समझने की यह है कि मसला कराची में ओवर पॉपुलेशन का है। 70 की दहाई के बाद से लो कॉस्ट हाउसिंग की कोई स्कीम कराची में नहीं बनी। आखिरी स्कीम औरंगी के बाद सरजानी टाउन बना था। यहाँ तकरीबन 2008 में आखिरी बैलेटिंग हुई है हॉक्सबे स्कीम 42 की, तकरीबन 10,000 प्लॉट्स थे जो कि ऐसे ही गरीब घरानों को इस आबादी का जो बढ़ता हुआ बोझ है गुंजान आबादी का कम करने के लिए वहां पर प्लॉट दिए गए थे। आज आप देखें 2008 के बाद आज तक वो स्कीमें आबाद नहीं हो सकी, बल्कि उन अलॉटमेंट्स के ऊपर कब्जा हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की, तो वहां पर भी इसी तरह की अलॉटमेंट की गई थी कुरानदाजी के लिए, और उसका मकसद यह था कि ऐसे गरीब लोग जो अपनी छत अफोर्ड नहीं कर सकते वो वहां जाएं और हुकूमत वहां पर आबादकारी करे। तो यकीनन आज जो वज़ीर आला सिंध के सदारत में इजलास हो रहा है वहां पर इस बुनियादी इशू को भी देखना चाहिए कि ये प्रेशर बढ़ता रहेगा, ये इमारतों का जंगल, स्काई रॉकेटिंग बढ़ती रहेगी और ये जानी जाती रहेंगी, ये गफलत खत्म नहीं होगी। जो आपने बात की यहाँ पे के मकानात की कीमत क्या है, देखिए ये 10 से 15 साल पुरानी बात थी कि जब यहाँ पर जब पगड़ी का जो अपार्टमेंट था वो 3 से 4 लाख रुपए में एक से दूसरे टेनेंट को मुंतकिल कर दिया था। उसमें जो असल मालिक था वो रसीद पलटने के, यानी रिसिप्ट नए आदमी के नाम रजिस्टर्ड करने के परसेंटेज लिया करता था। लेकिन अब वो परसेंटेज इतनी बढ़ चुकी है कि अब इस इलाके में जहां मैं खड़ा हूं पगड़ी के ऊपर भी 15 से 20 लाख से कम में कोई फ्लैट, कोई अपार्टमेंट 2 कमरों का यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। और अगर आप उसको दोबारा उसको परचेज करने जाते हैं तो ये जो मेंटेनेंस की मद में या किराए की मद में चंद हजार रुपए जा सकते हैं, लेकिन जब एक यहाँ पर फ्लैट लेना पड़ता है और देखिए क्योंकि कम्युनिटी है वो चाहते हैं कि यही रहे अपने रिश्तेदारों के साथ बहन भाई। काशिफ हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। ऑन ग्राउंड जो रियलिटीज थी उस पर जरा नजर डालिए और बताया कि वो यही कह रहे हैं कि लो कॉस्ट हाउसिंग जो सोसाइटीज हैं वो नहीं है, उसकी वजह से फिर लोग इस तरह की जगहों पर रहने पर मजबूर होते हैं और उसके बाद इस तरह के हादसा पेश आते हैं। देखते जी आज के इजलास में कौन से अहम जो फैसले हैं वो होते हैं और क्या डिसाइड किया जाता है अवाम के हक में। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आपका ही मत जाएगा।